नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। पीटी परीक्षा 2022 में आज से सिर्फ 35 दिन का अंतर बचा है, तो आपको एक अच्छी तैयारी करनी होगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीटी की परीक्षा में जीएस का सिलेबस, क्योंकि यहाँ से अधिकांश पेपर आपका पूछा जाता है। तो जीएस और करंट अफेयर से तकरीबन आपके 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके सिलेक्शन में, आपके रैंकिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जीएस का सेक्शन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, तभी आप जीएस में पूरे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो उस तैयारी को मजबूत करने के लिए हम करेंगे लगातार जीएस मॉक टेस्ट, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इन मॉक टेस्ट में समाहित किया जाएगा, ताकि आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में ना छूटे, ना गलत हो। तो प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। इसी मानसिकता के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, एक दृढ़ संकल्पित होकर हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जीएस मॉक टेस्ट 1 आपका पहला प्रश्न है इसमें कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। आपका पहला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। ऑप्शन है आपके शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, बी अकबर, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी आपका इल्तुतमिश। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ये आपका दिए हैं 4, तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में है 4 1 3 2। तो क्या पहला ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन में है 4 3 1 2, और सी ऑप्शन में है 1 2 3 4, और डी ऑप्शन में है 3 4 1 2। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें से। तो सबसे पहले कौन आया था, बताइए। पहले का ऑप्शन आपका बी सही है। तो सबसे पहले कौन आया था, इल्तुतमिश आया था। कौन आया था, इल्तुतमिश आया था। उसके बाद कौन आया था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया। फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद शेर शाह सूरी आया, और फिर आया अकबर। शेर शाह सूरी ने बिलग्राम की लड़ाई लड़ी थी हुमायूं के साथ 1540 में, जिसे कभी कभी कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। तो उसको भी आप याद रखिएगा, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए है। क्लियर है। तो सबसे पहले कौन आया, इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेर शाह सूरी, फिर अकबर। इनका कालक्रम अभी हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इल्तुतमिश ये जो मलूक वंश का राजा था, इसने शासन का किया, इसका शासनकाल था 1211 से 1236। फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश से था, इसने 1296 से 1316 तक शासन किया। फिर आता है शेर शाह सूरी, जो सूर वंश या सूरी वंश का था, जो 1540 से 1545 तक शासन किया। फिर आते हैं अकबर, और अकबर ने जो मुगल वंश से थे, इन्होंने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। एक लंबा कार्यकाल शासित किया किसने, अकबर ने। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न ध्यान से सुनिए। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। ऑप्शन ए तुकाराम, बी चैतन्य, सी नामदेव, डी शंकराचार्य। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। ऑप्शन ए आपका है तुकाराम, बी चैतन्य, सी नामदेव, डी शंकराचार्य। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका ए तुकाराम। कौन सा, ए तुकाराम ऑप्शन बिल्कुल सही है दूसरे का। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तो संतों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो शंकराचार्य जो 788 से
और 820 ईस्वी तक थे। संपूर्ण भारत इनका कार्य क्षेत्र था। इनका मत था अद्वैतवाद। कौन सा मत था इनका? अद्वैतवाद था। यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इन प्रश्नों को ध्यान से करिएगा। फिर आते हैं चैतन्य। तो चैतन्य कहाँ के थे? 1486 से 1534 तक थे। इनका आप समय काल याद करें या ना करें, इनका कार्य क्षेत्र और इनका मत जरूर याद करें। ये बंगाल से थे और वैष्णव मत के थे। तुकाराम 1608 से 1650 ईस्वी तक महाराष्ट्र से थे और वारकरी मत से थे। जो नामदेव थे वो 1270 से 1350 ईस्वी तक, ये भी महाराष्ट्र थे और इनका मत था निर्गुण मत। कौन सा था? निर्गुण मत। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है आपका लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड रिटन और डी लॉर्ड रिपन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड रिटन, डी लॉर्ड रिपन। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो तीसरे का जो ऑप्शन आपका सही है वो वी है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्लियर है आपको? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे और लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। जो लॉर्ड क्लाइव था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर था और सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर था उसको, उस पद को क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। फिर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, भारत शासन अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, आपको क्लियर है? ये सारी पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न जरूर आपके इसमें मॉक टेस्ट में कम दिखेंगे आपको, लेकिन जो इसकी डिटेलिंग जब मैं आपको कराऊंगा उससे आपके प्रश्नों की संख्या इसकी दुगनी हो जाएगी। क्लियर है आपको? चरक संहिता संबंधित है। बताइए चरक संहिता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आपका राजनीति, बी चिकित्सा, सी वास्तुकला, डी गणित। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? चरक संहिता किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा चौथे का बी ऑप्शन, चिकित्सा से संबंधित है। किससे? चिकित्सा से संबंधित है। तो चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क यानी कि कुषाण वंश के जो राजा थे उनके राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। इसमें रोगनाशक और रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। रोगनाशक मतलब रोग खत्म करने वाली, रोग निरोधक मतलब रोग को रोकने वाली, शरीर में घुसने से रोकने वाली औषधियों का उल्लेख है। क्लियर है आपको? काफी अच्छी रचना की थी इन्होंने। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए है आपका 261 बीसी कलिंग का युद्ध, 78 एडी शक संवत की शुरुआत, एडी 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, एडी 1709 औरंगजेब की मृत्यु। बताइए निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बताइए कौन सा जोड़ा इसमें से सही नहीं है? तो पांचवें का कौन सा उत्तर हो जाएगा? और पांचवें का उत्तर हो जाएगा आपका डी, औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी, 1707 में हुई थी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। वह मुगल वंश का अंतिम प्रतापी बादशाह था। इसका मकबरा औरंगाबाद में है। देखिए एक प्रश्न और भी आपका महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? तो औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद कहां पर है? औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में है और बहुत ही जल्दी इसका नाम बदलने वाला है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की स्मृति में ताजमहल की तरफ मकबरा बनवाया। लाल किले के भीतर मोती मस्जिद किसने बनवाई? औरंगजेब ने बनवाई। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। तो 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। क्लियर है आपको? इनमें से किसे भारत के एन ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? एन होगा यहाँ पर, ठीक है? यहाँ एन नहीं, यहाँ ग्रैंड ओल्ड मैन होगा, ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन होगा। ठीक है, यहाँ पर गलत लिख गया, अंडर ओल्ड मैन, माफी चाहता हूं मैं। यहां पर ग्रैंड ओल्ड मैन होगा। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है?
ए दादा भाई नौरोजी, बी WC बनर्जी, सी फिरोज शाह मेहता, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड के नाम से, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छठे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को भारत को उनके कार्यों के सम्मान में भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1851 में रहनुमाई मजादायन सभा, रक्त गोप्तार पत्र और 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लंदन में स्थापना की। 1886, 1893 और 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। इनकी प्रसिद्ध रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। क्लियर है? यह भी किताब काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, सन 1915 से 16 ईस्वी में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई या लीग शुरू हुई? तो प्रश्न आपका एक बार फिर से सुनिए। सन 1915-16 ईस्वी में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी तिलक और लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी तिलक और बिपिन चंद्रपाल, डी तिलक और अरविंद घोष। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी 1915-16 में। तो भारत में होम रूल की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने किया। अप्रैल 1916 में तिलक तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में इन समाचार पत्रों से जुड़े हुए प्रश्न आए हैं कि मराठा और केसरी किसके समाचार पत्र थे? तो तिलक के थे। और न्यू इंडिया किसका था? एनी बेसेंट का था। क्लियर है आपको? एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो 1917 में अध्यक्ष बनी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। तो जो एनी बेसेंट थी वो प्रथम महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और आज का आपका प्रश्न है, उस प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और वो कौन से अधिवेशन में बनी थी। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और वो कौन से अधिवेशन में बनी थी? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? बताइए, करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? करो या मरो का नारा किसने दिया? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। तो 8वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। जीवन पर्यंत महात्मा गांधी अहिंसा का बात करते रहे और अंत में उन्होंने भी कहा करो और मरो। ठीक है, करो या मरो। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया गया। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्लियर है आपको? ये तीनों नारे आपको याद रखने हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे हुए नारे हैं। आपका अगला प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? बताइए। इसे त्रिपुरी संकट कहते हैं शायद, है ना? इसे त्रिपुरी संकट कहते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी पट्टा भाई सीतारामैया, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी JB कृपलानी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया?
ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी पट्टाभाई सीतारमैया, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जेबी कृपलानी। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया। बोस एवं पट्टाभी सीतारमैया के मध्य हुए चुनाव में बोस विजयी हुए, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य एवं गांधी जी के विरोध स्वरूप उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। तो महात्मा गांधी ने यहां पर सुभाष चंद्र बोस के साथ विश्वासघात किया था। वो नहीं चाहे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने। तो गांधी जी ने कहीं कहीं पर कुछ गलतियां तो की है, लेकिन उन्होंने अच्छे देशभक्त का काम भी किया है। दोनों तरह के उनके योगदान है भारत की आजादी की लड़ाई में। तो बोस के पदत्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए। इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर है, सन कौन सा था? 1939 था। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आप ज्योग्राफी का प्रश्न मान सकते हैं या स्टैटिक जीके का प्रश्न मान सकते हैं। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए। ऑप्शन ए झेलम, बी रावी, सी चनाब और डी व्यास। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए झेलम, बी रावी, सी चिनाब, डी ब्यास। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 में का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चिनाब नदी पर स्थित है। तो नदी घाटी परियोजना और संबंधित नदी कुछ हैं, उनको देख लीजिए। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर, रावी नदी पर तो रावी नदी पर रंजीत सागर बांध परियोजना, सलाल बिजली परियोजना चिनाब नदी पर, ये थोड़ा इधर उधर हो गया, इसको ध्यान रखेंगे आप। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। क्लियर है आपको? तो एक अच्छी पढ़ाई करते रहिए, लगातार जुड़े रहिए। आलस्य आ रहा हो तो आंखें बंद करिए, 3 बार लंबी गहरी सांसें लीजिए, आपका आलस्य दूर हो जाएगा। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। अगर सफलता का आपने सपना चखा है, सपना देखा है, तो उसको पाने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, संघर्ष आपको नित करना पड़ेगा। वसंत विषुव होता है, बताइए वसंत विषुव कहाँ होता है, कब होता है? उसका उत्तर बताइए। 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को? बताइए वसंत विषुव कब होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11वें का सही उत्तर है ए, 21 मार्च को होता है। भारत में बसंत विषुव की समय सीमा 21 मार्च को होती है। ठीक है, इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जस्ता, बी इस्पात, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 12वें का सी, तांबा। कापर तांबा के लिए खेतड़ी परियोजना प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है जो काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और फिर से भी पूछा जा सकता है। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में या असम में या पश्चिम बंगाल में या केरल में? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 13वें का बी ऑप्शन आपका सही है, असम में स्थित है। क्लियर है आपको? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? असम में स्थित है। तो राष्ट्रीय उद्यान और संबंधित राज्य, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क स्थित है, पेरियार नेशनल पार्क आपका केरल में स्थित है और सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्लियर है आपको? सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है?
पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये वाला थोड़ा इधर उधर हो गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, और पेरियार वाला भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सुंदरबन नेशनल पार्क भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से शामिल है। तो निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? ऑप्शन ए जो एक नंबर पर है कावेरी, बी दो पे है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। आपको अगर आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा। ऑप्शन की आपकी तो आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन को चुनना है किसमें सही दिया है। तो ए में आपका 1 और 2 दिया है, बी में 2 और 3 दिया है, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र दिया है, और सी में आपका 3 और 4 दिया है, मतलब ब्रह्मपुत्र और गोदावरी दिया है, डी में आपका 2 और 4 दिया है, मतलब गंगा और गोदावरी दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपके 14वें का बी ऑप्शन 2 और 3, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं ये आपकी हिमालय से निकलती हैं। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 14वें का। क्लियर है आपको? गंभीरता के साथ पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपका हौसला भी बढ़ेगा और आपका परीक्षा फल भी अच्छा आएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, जबकि कावेरी एवं गोदावरी दक्षिण भारत की नदियां हैं। बहुत ही बारीक चीजें हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे लगातार तो आपको जरूर याद होंगी और आपकी परीक्षा में सही भी होंगी। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से तथा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमयुंग डुंग ग्लेशियर से हुआ है। क्लियर है आपको? गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से तथा कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है। क्लियर है आपको? तो इनके उद्गम स्थल भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहां से भी परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो गोदावरी का नदी का उद्गम स्थल क्या है? त्र्यंबकम पहाड़ी है जो पश्चिमी घाट पर स्थित है, और कावेरी का क्या है? पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, ये आपके अर्थशास्त्र से लिया गया प्रश्न है कि बैंक दर का अर्थ क्या है? बताइए, बैंक दर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, या बी अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, या सी बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, या डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो बताइए बैंक दर क्या होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 15वें का? डी ऑप्शन, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर क्या कहलाती है? बैंक दर कहलाती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बैंक दर का तात्पर्य देश के केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है, अर्थात जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है वह बैंक दर कहलाती है। जैसे आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या कोई अन्य बैंक है, जैसे मान लो आपका ये ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, या बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो ये इनको लोन चाहिए। किससे लेने जाएंगे? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जाएंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस दर पर इनको लोन देगा वो दर क्या कहलाता है? वो बैंक दर कहलाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? बताइए, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ऑप्शन ए है आपका RBI गवर्नर, बी भारत के राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी वित्त सचिव। बताइए, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, RBI के गवर्नर। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं वही 100 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करते हैं। क्लियर है आपको? तो 1 रुपए से बड़े सभी नोटों पर RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्री के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। क्लियर है आपको? अब तो 1 रुपए की वैल्यू ही नहीं बची, तो 1 रुपए का नोट कौन छापेगा? भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? बताइए, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ऑप्शन ए राज्य सूची में,
बी समवर्ती सूची में, सी संघ सूची में, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 17 का ए, राज्य सूची में। किसमें? राज्य सूची में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शामिल है। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है, संघ में, राज्य में और समवर्ती सूची में किया गया है। संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में 97, वर्तमान में 100 हो गए हैं। राज्य सूची में 66 विषय रखे गए थे, वर्तमान में 61 बचे हैं। तब समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए थे, वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं टोटल। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई? बताइए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई? ऑप्शन ए मूल अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज निदेशक तत्व और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए मूल अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य नीति निर्देशक के तत्व और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 18वें का? 18वें का सही उत्तर है आपका सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रखे गए। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा संविधान के भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में के अनुच्छेद 40 में की गई है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार जो 12 से 35 तक दिए गए हैं, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं तथा भाग 4 के खंड का में मूल कर्तव्य दिए गए हैं जो 51 का की चर्चा में है। ठीक है, क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है जो साइंस से रिलेटेड है, ठोस चालक में धारा प्रवाहक होते हैं। बताइए, जो ठोस चालक है उसमें धारा प्रवाहक कौन होते हैं? धारा को प्रभावित करने वाले कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या इनमें से कोई नहीं? बताइए ठोस चालक में धारा प्रवाहक कौन होते हैं? तो 19 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस चालक में धारा के वाहक होते हैं। क्या होते हैं? वाहक होते हैं। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठोस चालक में धारा वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्लियर है आपको? वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका आज का मॉक टेस्ट। और एक क्वेश्चन और है अभी आपका, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। बताइए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, डी सोडियम क्लोराइड। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का बी ऑप्शन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। क्लियर है आपको? तो कुछ रासायनिक नाम आपको याद रखने चाहिए, जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम सल्फेट होता है जिप्सम का, सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक का और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। क्लियर है आपको? तो यह रहा आपका आज का मॉक टेस्ट जिसमें आपने टोटल 20 प्रश्न किए। तो आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो आपसे आज प्रश्न पूछा गया कि भारतीय कांग्रेस की जो कांग्रेस थी आजादी से पहले, उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी और वो कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी? तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।